आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं, सुंदर और विशाल, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि विशाल हमारे गांव का नहीं था, मगर मैं और सुंदर हम दोनों एक ही गांव के थे। हम तीनों का खाना पीना, उठना बैठना सब एक साथ में ही होता था। एक बार की बात है, उस दिन विशाल का जन्मदिन था। पहले जब हम छोटे थे तब उसके घर वाले उसका जन्मदिन दिन में मनाते थे और शाम होने से पहले पहले खाना पीना सब कुछ निपट जाया करता था। मगर पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों से विशाल का जन्मदिन रात में मनाया जाता आ रहा है और ऐसा कोई साल नहीं जब मैं और सुंदर हम दोनों विशाल के जन्मदिन में ना शरीक हुए हों। तो इस बार भी हमारा जाना बनता ही था। लिहाजा मैंने और सुंदर ने अपना अपना साइकिल निकाला और शाम के तकरीबन 6 बजे तक हम लोग निकल पड़े विशाल के गांव की ओर। विशाल का गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए हम शाम को ही निकल गए। घर वालों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर लौटने में ज्यादा रात हुई तो विशाल के घर में ही रुक जाना। मगर हम घर वालों की बात कहाँ सुनने वाले थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग विशाल के घर पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ 2 लोग ही उसके दोस्त थे। वहां पर उसके गांव के काफी सारे लड़के मौजूद थे। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक खत्म भी हो गया। विशाल के घर पर अब सिर्फ हम 2 दोस्त ही मौजूद थे। हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। घर के लिए निकलना चाहिए या फिर आज की रात घर वालों की बात मानकर विशाल के घर में ही रुक जाना चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी सुंदर ने मुझसे कहा, भाई चल घर चलते हैं। विशाल के इतने सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, हम कहाँ रहेंगे। चल साइड से निकल लेते हैं। सुंदर की बात तो ठीक ही थी। विशाल के काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। ऐसे में हमारा वहां रुकना ठीक नहीं होता। फिर क्या था, छुपके छुपाते बिना किसी को बताए हम दोनों ने अपना अपना साइकिल लिया और अपने गांव की तरफ निकल पड़े। बिना किसी को बताए इसलिए क्योंकि अगर हम विशाल को अपने निकलने की जानकारी देते तो वो हमें उसके घर से टस से मस नहीं होने देता। खैर, रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था और क्योंकि बात काफी पुरानी है इसलिए रास्ते का ये नजारा लाजमी ही था। रास्ते के अगल बगल जंगल होने के कारण रात कीड़ों की आवाज लगातार हमारे कानों में आए जा रही थी। साथ ही साथ मौसम के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी और साथ ही साथ बादल भी गरज रहे थे। इतने में ही सुंदर ने मुझसे कहा, भाई जरा जल्दी पैर चला, कहीं बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस जंगल में कहाँ रुकेंगे हम लोग। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए पैरों की रफ्तार को तेज कर दिया और तेजी से पेंडल मारने लगा। मगर कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। हम तेजी से कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमसे भी ज्यादा तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और ना ही सुंदर को। उस वक्त हमें कुछ सूझा नहीं तो हम रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी और साथ ही साथ बादलों की गर्जन उस माहौल में डर घोल दे रही थी। आसपास अंधेरा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही
थोड़ा बहुत दिख रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने हमसे कुछ ही दूरी पर चल रही लाइट जैसी कुछ चीज पर गई, पर चूंकि वो हमसे काफी दूरी पर था इसलिए साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। जिस पर मैंने सुंदर से कहा, वो देख, उधर वो सामने कुछ चमक रहा है ना। सुंदर मेरे इशारे की ओर पलटा और कुछ देर तक उस चमकती हुई चीज को देखने के बाद सुंदर ने कहा, हाँ यार, लगता है वहां कोई दुकान है, पर उस जगह पर तो एक कब्रिस्तान था, फिर वहां दुकान किसने लगाया होगा। इस पर मैंने कहा, जिसने भी लगाया हो हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा ना, वहां जाकर आराम से बारिश रुकने का इंतजार भी करेंगे। यहाँ इस मौसम में पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं रहेगा। सुंदर मेरी बात से सहमत था, लिहाजा हम दोनों ने उसी वक्त पेड़ों की आड़ में उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया। साइकिल धक्का देते देते जब हम उस रोशनी के करीब पहुंचे तो सुंदर का अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक चाय की दुकान थी। दुकान पर चाय वाले के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं था और वो चाय की दुकान ठीक कब्रिस्तान के दरवाजे के बगल में बनी हुई थी। खैर हम दोनों उस दुकान में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। दुकान की छत टीन की शेड से बनी हुई थी, जिस वजह से बारिश के तेज बूंदों की आवाज हमारे कानों में चुभसी रही थी। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी सुंदर ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये चाय वाला चाय क्यों बना रहा है? यहाँ पर तो इसकी चाय पीने वाला कोई है ही नहीं। इस पर मैंने धीरे से सुंदर को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी हम दोनों चुपचाप वहां बैठे ही थे कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से चलते हुए एक आदमी चाय की दुकान पर आया और चाय वाले से कहा, बन गई चाय, तब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लाइए। इस पर उस चाय वाले ने कहा, हाँ हाँ बन गई, अभी केतली में डालकर देता हूं। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी कब्रिस्तान के अंदर से कहां से आया, ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा था और ये किन लोगों के लिए चाय ले जा रहा है। मेरे सारे सवाल जहन में घूमने लगे। खैर उस चाय वाले ने उस आदमी को केतली में चाय डालकर दिया और वो आदमी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उस आदमी के जाते ही चाय वाले ने हम दोनों की तरफ देखा और हमसे कहा, चाय पिएंगे साहब? चाय वाले की बात पर हम दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, चाय वाले से पूछता हूं कि आखिर वो आदमी था कौन। जिस पर मैंने चाय वाले के करीब जाते हुए कहा, भाई साहब वो आदमी कौन था जो अभी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया? इस पर उस चाय वाले ने कहा, वो तो कब्रिस्तान में ही रहता है, वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं उसके साथ। दिन भर सब सोते रहते हैं और रात को जागते हैं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये चाय वाला किन लोगों की बात कर रहा है। अभी मैं उस चाय वाले से दोबारा पूछने जा ही रहा था कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज आई, सुरेश ये ले तेरी केतली। और इसी आवाज के साथ कब्रिस्तान के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की कलाई में केतली थी। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे हट गया। मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना लंबा हाथ किसी इंसान का कैसे हो सकता है। इतने में ही पीछे से सुंदर ने मेरा हाथ पकड़ा। वो मुझे खींचकर साइकिलों के पास ले गया, जिसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और बारिश में भीगते हुए ही अपने घर की तरफ भाग गए। हम भाग रहे थे कि तभी हमारे कानों में पीछे से एक आवाज आई,
साहब चाय नहीं पीजिएगा? मगर हम रुके नहीं और भागते हुए सीधे घर आ गए। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब हमने ये बात सबको बताई तो किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। पर उस रात हमारे साथ जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरी जिंदगी में वैसे तो काफ़ी सारे दौर आए और उनमें से एक दौर ऐसा भी था जब मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था। इसे शौक कहें या नशा समझ नहीं आ रहा, मगर उन दिनों बैडमिंटन खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खासा खेल भी लेता था, जिस कारण मुझे जगह जगह पर टूर्नामेंट खेलने बुलाया जाता था और मैं इसी तरह से काफ़ी जगहों पर जा चुका हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत मुझे एक दिन मौत के इतने करीब ले आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसी वैसी ठंड नहीं, बल्कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता वाली ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। इसी बीच मुझे एक नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया था। वो जगह जहां मुझे जाना था वो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, जिस वजह से मैं वहाँ पापा की बाइक लेकर जाने के लिए शाम तक निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कुछ देर बाइक भगाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन पकड़ा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर से 4-5 मिस कॉल भी आ रखे थे। मैंने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और बता दिया कि अब जाकर मैच खत्म हुआ और अब मैं घर आने के लिए निकल रहा हूँ। जिसके बाद मैं बाइक लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता भी पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के अलावा और किसी तरह की कोई रोशनी रास्ते पर नहीं थी। ऊपर से रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। मगर ऐसे ही चलते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रात हर पल गहराती जा रही थी और साथ ही साथ हर बीतते पल के साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। कोहरे का तो ये हाल था कि बीच बीच में रास्ता भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बाइक धीरे ही चलाना पड़ रहा था। अब तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी मैं तेजी से बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक जैसे तैसे गिरते गिरते बची और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर बाइक बंद पड़ चुकी थी और काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। मैं तो बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूं। मैंने 2-4 बार किक मारकर भी बाइक चालू करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। मैंने सोचा फ़ोन करके घर पर बता देता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला, मगर बदकिस्मती से फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था और अब ज़्यादा चार्ज भी नहीं बचा था। मैंने वहाँ से थोड़ा हिल डुल कर फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क वहाँ कहीं पर भी नहीं था। रात अब तक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समय हो रहा था रात के 12:15 बजे का।
मेरे सर में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मगर क्या? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पीली रोशनी नजर आई, जो कि रास्ते के एक किनारे से आकर रोड के बीचों बीच पड़ रही थी। मैंने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। मगर एक और बात ये भी गौर करने लायक थी कि थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर अचानक से कहाँ से आ गई मुझे सूझ नहीं रहा था। मगर जाकर देखना तो पड़ेगा, लिहाजा मैं बाइक को वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जिज्ञासा भरे दिमाग और धीरे धीरे कदमों से चलकर मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो रोशनी रास्ते के किनारे एक दुकान से आ रही है। एक टेलर यानी दर्जी की दुकान में जल रही मोमबत्ती की रोशनी रोड पर पड़ रही थी। वो दर्जी एक सफ़ेद कपड़ा सिल रहा था। हालांकि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मगर वो सफ़ेद कपड़ा देखने में बिल्कुल कफन जैसा लग रहा था। वो दर्जी चुपचाप अपनी ही धुन में कफन सिले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों मुझे वो शख्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। सिर के ज़्यादातर बाल पक चुके थे और जो बचे कुचे थे वो भी सफ़ेद हो चुके थे। आदमी थोड़ा उम्र दराज लग रहा था। मुझे समझ न आए कि मैं इससे क्या बोलूं। भला ये मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी सुनिए 1 मिनट। आवाज़ सुनते ही उस आदमी ने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चश्मे के भीतर से मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में मुझे उसकी तेज तर्रार आंखें नजर आईं। आंखें ऐसी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, शायद मैं ही पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान होठों पर अब भी बरकरार थी। तभी उस आदमी ने दबी धीमी सी आवाज में कहा, बाइक चालू हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि आखिर इसे पता कैसे चल गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक तो यहाँ से काफ़ी दूर में बंद हुई थी। तभी मैंने उस आदमी से चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुन उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। उस आदमी के ये बात कि बाइक थोड़ी देर में चालू हो जाएगी मुझे काफ़ी अजीब लगी। मैं चलते हुए वापस अपनी बाइक के पास गया और बाइक चालू करने की कोशिश की तो 2-4 बार कोशिश करते ही बाइक चालू हो गई। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मैंने सामने दर्जी की दुकान की तरफ देखा तो अब मोमबत्ती की कोई रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर उस दुकान की तरफ गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वहां ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दर्जी। अगर कुछ था तो बस वो कफन जिसे वो दर्जी सिल रहा था। मेरी अब तक सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना तो जान ही गया था कि यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लिहाजा मैं भागता हुआ वापस अपनी बाइक के पास आया तो बाइक का नज़ारा देखकर मैं अधमरा सा हो गया। दरअसल बाइक के ऊपर वही कफन पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते उस कफन को बाइक के ऊपर से हटाकर फेंका और बाइक लेकर सीधे घर के लिए चल पड़ा। उस रात तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान बहुत पहले हुआ करती थी। और हुआ कुछ यूं था कि एक बार उस दर्जी ने एक आदमी का सूट ज़रा खराब सिल दिया था और गलती से सूट का कपड़ा थोड़ा जल भी गया था।
वो आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। उसने उसी सफेद कपड़े से गला दबाकर उस दर्जी को मार डाला। कहते हैं कि तब से रास्ते पर ये सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।